from the outside, you can't tell what is inside a black hole. Black hole. Black holes. Black hole. Black hole. Black hole. Black hole. A universe born from a black hole exploding. हम सब ने सुना है कि ब्लैक होल से कुछ भी बच नहीं सकता, लेकिन क्या ये सच है? दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक खास विचार को जो कि आपके सोच को पूरी नई दिशा दे सकता है। इंटरस्टेलर मूवी का एक सीन मुझे पर्सनल लेवल पे बहुत इन्फ्लुएंस करता है, जब कूपर ब्लैक होल के अंदर जाकर टाइम में पीछे जाता है और अपनी बेटी मर्फ को सिग्नल्स भेजता है। इससे एक सवाल उठता है, क्या ये मूवी इतना साइंटिफिक है कि हमें इसे स्कूल में पढ़ाना चाहिए? लेकिन सच्चाई तो यह है कि साइंटिस्ट मानते हैं कि ब्लैक होल में गिरने वाला कोई भी चीज वो पूरी तरह से नष्ट हो जाता है, लेकिन एक नई रिसर्च के मुताबिक ऐसा हो सकता है कि सब कुछ खत्म नहीं होता। तो जब हम बात करते हैं यूनिवर्स को समझने की, 20th सेंचुरी में हमने कई ऐसे राज खोले हैं जिनसे साइंटिस्ट कम्युनिटी तक शॉक में आ गए। सिर्फ 100 साल पहले हम समझते थे कि मिल्की वे गैलेक्सी हमारा पूरा यूनिवर्स है जिसे हम आसमान में देखते हैं। हम समझते थे कि यूनिवर्स स्टैटिक है, कभी नहीं बदलता, शायद अमर है और न्यूटन के ग्रेविटेशन लॉ पूरे यूनिवर्स पर लागू होता है। लेकिन ये सब कुछ ही सालों में एकदम से बदल गया। आइंस्टाइन के जनरल रिलेटिविटी ने न्यूटन के ग्रेविटेशन लॉ को रिप्लेस कर दिया और टाइम, एनर्जी और मैटर के बीच के रिश्ते को समझाया। उनके थ्योरी के मुताबिक यूनिवर्स स्टैटिक नहीं था, बल्कि समय के साथ साथ बदलता है। जब हमें एक्सपैंडिंग यूनिवर्स की खोज मिली, तब यूनिवर्स के एवोल्यूशन के बारे में पता चला। उनके थ्योरी ने तो ब्लैक होल के एग्जिस्टेंस का भी प्रेडिक्शन किया था, जो कि बाद में प्रूव भी हुआ। इन सारी खोज के साथ कुछ क्वेश्चन भी सामने आए, जैसे क्या हमारा यूनिवर्स एक ब्लैक होल से ओरिजिनेट हुआ है? क्या संभव है कि हमारा यूनिवर्स एक बड़े मूल यूनिवर्स में बना ब्लैक होल से जन्मा है? और क्या हर नए ब्लैक होल के साथ एक नया यूनिवर्स जन्म लेता है? चलो इसके पीछे का सच्चाई को जानते हैं। कुछ साइंटिस्ट ने सुझाव दिया है कि इंसानों के आने से पहले या फिर कोई भी गैलेक्सी बनने से भी पहले एक ऐसा इवेंट हुआ जिससे पूरा यूनिवर्स एग्जिस्टेंस में आया, जिसे हम बिग बैंग के रूप से जानते हैं। और ये इवेंट लगभग 13.8 बिलियन साल पहले हुआ था। लेकिन इससे पहले क्या कुछ था? साइंटिस्ट मानते हैं कि बिग बैंग से पहले टाइम भी एग्जिस्ट नहीं करता था। समय खुद ही बिग बैंग के साथ ही शुरू हुआ था और इससे पहले कुछ नहीं था। लेकिन कुछ साइंटिस्ट एक अलग नज़रिया रखते हैं। इनका मानना है कि बिग बैंग से थोड़ा पहले सब मास और एनर्जी यूनिवर्स के अंदर एक छोटे से पॉइंट में स्थित था, जिसे हम यूनिवर्स का बीज कह सकते हैं। यह बीज हमारा देखा गया सबसे छोटा पार्टिकल से भी लाखों गुना छोटा है, जिसे हम सिंगुलरिटी के नाम से जानते हैं। तो अब सवाल उठता है कि यह बीज आया कहाँ से? कुछ सालों से डॉक्टर निकोडेम पालोस्की यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू हेवन में पार्टिकल फिजिक्स के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। उनका कहना है कि हमारा यूनिवर्स का बीज का जन्म एक नेचर के एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में हुआ था, एक ब्लैक होल के अंदर। यूनिवर्स का बीज एक पौधे के बीज की तरह ही होता है, जो एक प्रोटेक्टेड शेल के अंदर सारे इंग्रेडिएंट्स को कैरी करता है। ये ब्लैक होल के अंदर के इन्वायरमेंट की तरह होता है। एक ब्लैक होल का जन्म तब होता है जब एक मैसिव डाइंग स्टार का फ्यूल खत्म हो जाता है और इसका कोर कोलैप्स कर जाता है ग्रेविटी का इंटेंस पावर से। तब ग्रेविटी का प्रेशर और पावर इतना ज़्यादा होता है कि टेम्परेचर 100 बिलियन डिग्री से भी ज़्यादा चला जाता है और एक सुपरनोवा होता है, जिससे कि सारे एटम्स, पार्टिकल ब्रेक होकर इनफाइनाइटली डेंस हो जाते हैं। इतना डेंसिटी की वजह से ये स्पेस टाइम फैब्रिक में एक होल क्रिएट करते हैं और ऐसे ही एक ब्लैक होल जन्म लेता है। और इसका ग्रेविटी का पुल इतना ज़्यादा होता है कि लाइट भी इससे बच नहीं सकता। इनॉर्मस साइज का ब्लैक होल, जो कि हमारे सन से बिलियन टाइम्स बड़ा है, हर एक गैलेक्सी के सेंटर में होता है, इंक्लूडिंग आवर ओन मिल्की वे गैलेक्सी। अगर हम आइंस्टाइन के थ्योरी को अप्लाई करें ब्लैक होल के सेंटर में क्या है जानने के लिए, तो हम एक ऐसे पॉइंट पे आके रुक जाएंगे
जहाँ का डेंसिटी इनफाइनाइट है, और इस पॉइंट का नाम है सिंगुलैरिटी। लेकिन हमें नेचुरल वर्ल्ड में ये इन्फिनिटी का कॉन्सेप्ट नहीं दिखता है। आइंस्टाइन का थ्योरी यूनिवर्स को तो एक्सप्लेन कर सकता है, लेकिन ब्लैक होल जैसे एक्सट्रीम फोर्स के सामने ये काम करना बंद कर देता है। 40 साल पहले स्टीफन हॉकिंग्स ने साइंटिस्ट कम्युनिटी को चौंकाने वाला एक पेपर रिलीज कर दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि ब्लैक होल पूरी तरह से ब्लैक नहीं होता है जैसा कि पहले लोग सोचते थे। क्लासिकल फिजिक्स के अनुसार अगर कुछ ब्लैक होल के अंदर जाता है तो कभी भी उसका बाहर आना इम्पॉसिबल होता है। लेकिन हॉकिंग्स ने दिखाया कि जब हम क्वांटम इफेक्ट्स को अप्लाई करते हैं तब ब्लैक होल रेडिएशन एमिट करता है। ये रेडिएशन इतना कम होता है कि हमारा करंट टेक्नोलॉजी से इसे डिटेक्ट कर पाना बहुत मुश्किल है। हॉकिंग्स ने कैलकुलेट किया है कि ब्लैक होल रेडिएशन एमिट करने के साथ साथ अपना मास भी लूज करता है और ये धीरे धीरे डिसअपियर हो जाता है। हॉकिंग रेडिएशन से एक पैराडॉक्स भी पैदा होता है। हॉकिंग रेडिएशन के हिसाब से ब्लैक होल में गिरने वाला चीज़ की इंफॉर्मेशन हमेशा के लिए डिलीट हो जाती, लेकिन यह फंडामेंटल फिजिक्स के नियमों के खिलाफ है, क्योंकि फंडामेंटल फिजिक्स कहता है कि इंफॉर्मेशन क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती। इसके सोल्यूशन में हॉकिंग्स ने बोला है ब्लैक होल के अंदर की जानकारी उसके सरफेस एरिया यानी इवेंट हॉराइजन से जुड़ी हुई है, 3D स्पेस वॉल्यूम की बजाय 2D सरफेस एरिया से। स्ट्रिंग थियरी, जो क्वांटम ग्रेविटी में एक बहुत पॉपुलर थ्योरी है, इसने भी इस विचार को सपोर्ट किया है। मतलब हमारे यूनिवर्स में सिचुएटेड ब्लैक होल का दरवाज़ा 2D दुनिया में खुलेगा, ऐसे ही 4D दुनिया में सिचुएटेड जो ब्लैक होल्स है उनका दरवाज़ा खुलेगा हमारे 3D वर्ल्ड में। ब्लैक होल का एक इम्पॉर्टेंट फीचर होता है उसका इवेंट होराइजन, जो एक बाउंड्री है जिससे बाहर या अंदर के ऑब्जेक्ट अलग तरह से एक्सपीरियंस करता है। इवेंट होराइजन के बाहर कोई भी ऑब्जेक्ट ब्लैक होल का ग्रेविटी को महसूस कर सकता है, लेकिन अगर वो काफ़ी तेज़ है या फिर तुरंत दिशा में मूव करता है तो वो ब्लैक होल में गिरने से बच सकता है। जब कोई चीज़ ब्लैक होल के इवेंट होराइजन को क्रॉस कर जाता है, वो ब्लैक होल के सेंटर की तरफ तेज़ी से खींचा चला जाता है। ब्लैक होल के अंदर स्पेस टाइम कर्वेचर बहुत ज़्यादा तेज होता है, जिससे कोई भी चीज़ इवेंट होराइजन को क्रॉस करने के तुरंत बाद ही सिंगुलैरिटी तक पहुंच जाता है। इस प्रक्रिया से ब्लैक होल अपना मास भी बढ़ाते जाता है। बाहर से देखने वालों के लिए लगता है कि ब्लैक होल बढ़ रहा है और समय के साथ साथ बड़ा हो रहा है, लेकिन ये सब हमारे यूनिवर्स से कैसे जुड़ा है? अगर हम ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में देखी जा सकती सभी प्रकार की मैटर और रेडिएशन की हिसाब लगाए, जैसे नॉर्मल मैटर, प्रोटॉन, न्यूट्रिनोस, डार्क मैटर, ग्रेविटॉन, ये सब कुछ 46 बिलियन लाइट ईयर्स तक फैला हुआ है, वो भी हर दिशा में। सोचने वाला सवाल ये है कि अगर पूरा ब्रह्मांड का मास एक पॉइंट पे आके दबा दे तो क्या होगा? ब्लैक होल बन जाएगा ऑब्वियसली। हम ब्रह्मांड का मास आइंस्टाइन के फेमस थ्योरी E=mc² के उपयोग से निकाल सकते हैं। दिलचस्प बात यह है कि अगर इस मास या ऊर्जा के कलेक्शन में कोई इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं है और ये स्पिन नहीं कर रहा है, तो ब्लैक होल का साइज सिर्फ उसके कुल मास के ऊपर डिपेंड करेगा। इस साइज को श्वार्ज़चिल्ड रेडियस कहते हैं। हैरत की बात यह है कि ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का सारा मास एक साथ एक ब्लैक होल के रेडियस के लगभग दिखाई देने वाला विजिबल यूनिवर्स के साइज के बराबर होता है। इसका क्या मतलब है? यानी ये संभव है कि हमारा यूनिवर्स एक मैसिव ब्लैक होल के अंदर हो सकता है। लेकिन मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है। जब हम गहराइयों में जाते हैं तब कई बातें हमारे सामने आती हैं। 1960s में साइंटिस्ट ने आसमान से हर दिशा से आने वाली एक कम ऊर्जा की रेडिएशन को पाया। ये रेडिएशन सभी दिशा में इक्वल टेम्परेचर पर थी, जो कि 2.725 केल्विन पर था, यानी 0 के ऊपर कुछ डिग्री। इसे आसमान के किसी भी दिशा में देखा जाए तो वो वैसा ही दिखता है। इस रेडिएशन को पहले प्रीमिएबल फायरबॉल के नाम से जाना जाता था और अब द कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड के नाम से जाना जाता है। भौतिक और गाणितिक दृष्टियों से वैज्ञानिक लोग
सोच रहे हैं कि हमारा ब्रह्मांड एक बड़े ब्लैक होल से उत्पन्न हो सकता है और हर ब्लैक होल अपना यूनिवर्स का जन्म ले सकता है, लेकिन अभी तक इस विचार को प्रमाण करने वाली कोई पक्का सबूत तो नहीं मिला है। इसका पता लगाना हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इस विचार को रिजेक्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि ये एक पॉसिबिलिटी है, लेकिन अभी तक इसका कोई पक्का जवाब नहीं है। सो अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और स्पेस माइनिंग के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को देखें। जय हिंद, जय भारत।